बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान जंगबंदी कर नहीं रहा क्योंकि 3 शराइत रख दी हैं ईरानी हुकूमत ने। ईरान के सदर ने जो 3 शराइत रखी उनमें जो पहली बड़ी शर्त है वो ये है कि ईरान के हकूक़ को तस्लीम किया जाए, यानी उसे तजारत की इजाज़त दी जाए। ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं गलत किस्म की, वो पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और ईरान को भी वही मुकाम दिया जाए जो बाकी मुल्कों को दिया जाता है। नंबर 2, उन्होंने कहा जी मुआवजा अदा किया जाए, जो हमारा नुकसान किया जा रहा है उसका मुआवजा अदा करें। आगे चल के बताता हूँ नुकसान क्या हुआ। नंबर 3, वो ये कहते हैं कि हमें आलमी गारंटियां दी जाएं कि आइंदा हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया जाएगा। अब ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब ने बुलाया। 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये है कि ईरान को लड़ाई से रोका जाए, हमलों से रोका जाए, और दूसरा सऊदी अरब ये डिमांड करेगा कि पाकिस्तान की फ़ौज अब आबनाए हुर्मस को खुलवाए और पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी अरब के जो टैंकर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे कि वो आबनाए हुर्मस में से गुजरें। और ये भी मुतालबा हो सकता है कि सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फ़ौज पहुंच जाए और वो ईरान के साथ एक लड़ाई में उतरे। अब क्या पाकिस्तान ईरान के साथ एक जंग में जाने वाला है? ये वो बड़ा सवाल है जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। इसका जवाब, पाकिस्तानी ज़ाती तौर पर किसी जंग में जाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग के अंदर जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग में जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान यही चाहता है कि लड़ाई यही ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान की इज्जत बच जाए। लेकिन अगर ये मामला लंबा होता है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब की बात माननी पड़ेगी। ये भी एक मुसीबत है। और अगर सऊदी अरब की बात नहीं मानता तो वो फैसिलिटी जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी हुई है, पाकिस्तान को उससे हाथ धोने पड़ जाएंगे। पहले ही पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बोंगी मार दी है कि सऊदी अरब जब बहुत मुश्किल में है, बड़ी तकलीफ में है और उसने पाकिस्तान को पुकारा तो पाकिस्तानियों ने साथ ही $10 अरब मांग लिया कि जनाब $5 अरब तो आप हमारे कौमी ख़जाने के अंदर रख दें, वहाँ पे डिपॉजिट कर दें और $5 अरब का आप हमें तेल दे दें। अब पाकिस्तान ने जब इस किस्म की डिमांड की तो ये बड़ा अजीब लगता है कि जब कोई मुश्किल में हो तो आप उसकी मुश्किल से फ़ायदा उठाएँ। और ये देखें, सऊदी अरब के पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी और नौइयत के हैं। रियासतें अपने मफादात देखती हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सऊदीज़ इस बात को भूलेंगे नहीं, वो इसको याद रखेंगे। ये बात हम सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पेश की गई उसमें यह तो कहा गया कि ईरान ने खलीजी ममालिक के मुख्तलिफ एरियाज़ पे अटैक किया, अमेरिकन अड्डों पे और बाकी जगहों पे, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन वहाँ ऐसी कोई करारदाद पेश नहीं की गई जिसमें सुप्रीम लीडर का कत्ल पे बात हो, या जिसमें अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत हो, या जिसमें 170 बच्चों की शहादत की मजम्मत की गई हो, या जो हज़ारों ज़ख्मी हो रहे हैं ईरान के अंदर उसकी मजम्मत की गई हो। 1500 के करीब जो है वो शहादतें हो चुकी हैं, उसके ऊपर कोई मजम्मत नहीं आई। 1100 से ज़ायद बच्चे ज़ख्मी और शहीद हुए हैं ईरान के अंदर, तो इनके ऊपर कोई मजम्मत नहीं आई। और 10 दिन में सिर्फ तेहरान के मेयर ने यह बताया कि 10 दिन में 9000 मकामात को निशाना बनाया गया। इतनी बमबारी ईरान के अंदर हुई है, इस पर कोई करारदाद पेश नहीं की गई। तो जब ये चीज़ें नहीं की जा रही तो ये दोगलापन नज़र आता है। यानी एक तरफा तो आप नहीं चल सकते ना, आपको तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आबनाए हुर्मस पे ईरान ने कंट्रोल किया हुआ है। वहाँ पे अभी तक की इतला के मुताबिक 13 जहाज़ों को आग लग चुकी है। 13 ऐसे जहाज़ जिन्होंने यहाँ से गुजरने की कोशिश की वो निशाना बनाए जा चुके हैं। नाज़रीन, मगरबी ममालिक इस मरतबा अमेरिका का वैसे साथ नहीं दे रहे। देखें, जो ये सोच है ना अरब ममालिक में कि अगर हम लड़ाई के अंदर उतरे तो अमेरिका और इसराइल पीछे हट जाएंगे और उसके बाद हमें ईरान के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए छोड़ देंगे और फिर हम हथियार ही खरीदते रहेंगे। वो महंगे हथियार हमें बेचे जाएंगे। कभी हमें हथियार बेचेगा अमेरिका, कभी बेचेगा कोई और मुल्क, कभी कोई मगरबी मुल्क। तो ये तो पैसा बनाएंगे हमसे और हम एक ऐसी लड़ाई में चले जाएंगे जो हमें तबाह करेगी। देखिए ना, ईरान और इसराइल ये 2 मुल्क हैं इस रीजन में जिन्होंने अपने आप को ऐसे तैयार किया है कि किसी भी जंग की सूरत में अपने आप को बचा सके। इन्होंने जो तरक्की की है वो दिफाई नुक्ता नज़र से की है। ईरान ने और इसराइल ने वो बंकर्स उन्होंने बनाए, इन्होंने ज़ेर ज़मीन सुरंगें बनाई हैं, उन्होंने अपने हथियार बनाए, इन्होंने अपने मिसाइल बनाए, उन्होंने अपने आप को ट्रेंड और अपने आप को डेवलप ऐसे किया है। ये जो खलीजी ममालिक है ना, इन्होंने दिफाई नुक्ता नज़र से अपने आप को डेवलप ही नहीं किया। इन्होंने अंधाधुंध तामीरात की हैं, बड़ी शानदार बिल्डिंग्स बनाई हैं, बड़ी ज़बरदस्त सड़कें बनाई हैं, बड़ा शानदार किस्म का सिस्टम डेवलप किया है जदीद तरीन, लेकिन दिफाई नुक्ता नज़र से नहीं किया। तो ये बहुत वुल्नरेबल है। मिसाल के तौर पे 2 लोगों की लड़ाई हो जाए, एक का घर ईंटों से बना हुआ है और दूसरे का शीशे से बना हुआ है, और दोनों के हाथों में मारने के लिए पत्थर हो, तो नुकसान जो है वो शीशे का, कीमती घर जिसका होगा उसका होगा। तो अरब ममालिक ने अपने आप को दिफाई नुक्ता नज़र से डेवलप नहीं किया।
इसराइल ने और ईरान ने किया है, तो उनका नुकसान उतना नहीं होगा जितना अरब ममालिक का हो जाएगा। वो इस बात को समझते हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह ईरान पे दबाव डाल के जंग बंद करवाई जा सके। अब ओमान का स्टेटमेंट आया नाज़रीन, क्योंकि ओमान में एक बहुत बड़े ऑयल स्टोरेज के ऊपर अटैक हुआ था सलाला में, और बहुत आग वहाँ भड़की हुई है, और इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ईरान ने यह कहा कि ओमान के अंदर जो अटैक हुआ वो हमने नहीं किया। अब ओमान के स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा था। ओमानी वजीर खारजा ने जो बयान दिया है वो बड़ा शानदार। उन्होंने कहा जी ये जो जंग लगी है ना, इसका मकसद ईरान को कमज़ोर करना और खित्ते की नई तश्कील करना है। यानी वो जो कहते हैं कि एक्सपेंशन करना चाह रहा है इसराइल, ग्रेटर इसराइल के मामला हैं, वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब ये तो खित्ते की नई तश्कील करने जा रहे हैं और ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकना इस हमले का मकसद है, ये भी उन्होंने कहा। और फिर ओमान ने बड़ा क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया कि ओमान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी जो ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, ओमान उसका हिस्सा नहीं रहेगा, ये उन्होंने कहा। और इसराइल से ताल्लुकात कभी कायम नहीं करेंगे, उनके साथ हालात हमारे नॉर्मलाइज नहीं होंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा क्लियर है ओमान की जानिब से, और ऐसा लगता है कि अरबों को ईरानियों से लड़ाने की जो कोशिश है वो उतनी कामयाब नहीं हुई अमेरिका की जानिब से जितने दावे शुरू में किए जा रहे थे या जिस किस्म की उम्मीद लगाई जा रही थी। नादरीन, खलीजी ममालिक में जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो शदीद ख़तरे में पड़ गए हैं। बहुत सारे लोग अपना पैसा निकाल के खलीजी ममालिक से जाना चाहते हैं, और कई लोग कह रहे हैं जी वो वापस नहीं आएंगे, ये ममालिक महफूज नहीं है। और अरब ममालिक जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमने तो अमेरिका पे इन्हिसार किया था, अरबों डॉलर खर्च किए थे कि ये हमारी हिफाजत करेंगे, और जब वक्त आया तो ये निकल गए हमें अकेला छोड़ के, और इन्होंने हमसे ज़्यादा इसराइल की हिफाजत के लिए कोशिश की, बल्कि हमारे हथियार यहाँ से उठाकर इसराइल ले गए उनको बचाने के लिए, और अभी जनूबी कोरिया से भी हथियार उठाकर ला रहे हैं कि किसी तरह भी इसराइल की मदद की जाए। अब खलीज के अंदर जो मालियाती इदारे हैं वो अपने दफातर बंद कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर मालियाती इदारों पे अटैक किया गया, उनके बैंक पे अटैक किया गया, तो ईरान की फ़ौज ने फिर ऐलान किया कि हम भी इसी तरह के हमले कर सकते हैं अमेरिका और इसराइल के जो आलमी मालियाती इदारे या उनके शेयर्स जिनमें मौजूद हैं उनके ऊपर। तो फिर खलीजी ममालिक में बहुत तेज़ी से आलमी मालियाती इदारे अपने दफातर बंद कर रहे हैं, और इसका भी नुकसान होगा। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि मगरबी ममालिक उस तरह से खड़े नहीं हुए अमेरिका के साथ जैसे पहले खड़े होते थे। यानी जर्मनी अभी तक इस जंग का हिस्सा नहीं बना। यहाँ बरतानिया के अंदर जो पार्लियामेंट में बातचीत हुई, बड़ी शदीद तनकीद हुई हुकूमत के ऊपर, वो इस जंग का प्रॉपर हिस्सा नहीं बना। इसी तरह से फ्रांस ने मुखालफत की है, स्पेन ने मुखालफत की है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने मुखालफत की है, और अब कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि ईरान जंग में हम कभी हिस्सा नहीं लेंगे। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा अपने रवायती और पुराने इत्तेहादियों से काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं, और अमेरिका के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर से 2-3 खबरें हैं, मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि बार्सिलोना स्पेन के अंदर एक पाकिस्तानी रहते थे, ये सोराब बाइक्स वाले हैं गालिबन, ये नुमान कैसर साहब, ये इनको स्पेन से वापस पाकिस्तान आए थे ये अपने मुकदमात का सामना करने के लिए, और रेड वारंट की वजह से आए थे, क्योंकि रेड वारंट हो गए थे और इंटरपोल के मामला थे, तो ये वापस पाकिस्तान आए। इन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया, और उसके बाद जेल से निकलते हुए इन्हें वहाँ से अगवा कर लिया गया और इनको उठा कर ले गई पुलिस, और फिर जैसे CCD करती है इन्हें भी जाली पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया गया, इन्हें मार दिया गया। जब इन्हें पकड़ा गया था ना, तब ये आवाज़ उठाई गई थी कि इन्हें मार ना दिया जाए, बड़ी अपीलें की गई, सब ने ये बताया, लेकिन फिर मार दिया गया। अब मामला ये है कि कोई मुजरिम है, मुलजिम है, कातिल है, कुछ भी है, आपने अदालत के जरिए सज़ा देनी होती है। अदालत अगर ज़मानत दे रही है तो आप उसको बाहर निकाल के कत्ल कर सकते हैं, ये है बड़ा सवाल। और देखें, इंटरपोल आप पे भरोसा कैसे करेगा? अब अगर आप इंटरपोल को कहेंगे रेड वारंट के जरिए किसी पाकिस्तानी को हवाले करें, तो वो पाकिस्तानी ये मिसालें पेश नहीं करेगा, जनाब ये बंदा भी गया था, ये बंदा भी गया था, ये बंदा भी गया था, उन्होंने वहाँ कत्ल कर दिया, लिहाजा आप मुझे वापस ना भेजें, वहाँ पे तो उनको असाइलम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी अजीबोगरीब हरकत शुरू कर दी है पंजाब हुकूमत ने, और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। नाज़रीन, लाहौर में एक और 2.5 साल का बच्चा गटर में गिर गया। अब टिकटॉकर किधर है बताए ना? वो तो बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनाब एयरपोर्ट के ऊपर मीटिंग, तो ब्यूरोक्रेसी की बेइज्जती, तो जनाब आ जाओ जी, सारा मीडिया इसको चला रहा था, ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे थे कि दुनिया की सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक और बच्चा लाहौर में गटर में गिर के जाँ बहक हो गया, 2.5 साल का बच्चा था। अब किधर है? बोले ना, बात करें, सामने आए। नहीं, इनको सिर्फ सस्ता सौदा और चूरन बेचना होता है कौम के सामने, इन्हें अवाम से कोई लगाव नहीं है। गल्फ स्ट्रीम का जो इन्होंने जहाज़ लिया 11 अरब रुपए का, महंगा तरीन अयाशी वाला जहाज़,
वो जहाज़ यूरोप में फिर रहा है, कभी वियना जाता है, कभी किसी और मुल्क में जाता है, कभी किसी और मुल्क में जाता है, वो अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जा रहा है। पंजाब हुकूमत से पूछो, वो कहते हैं जी मरियम नवाज तो लाहौर में है। अब मरियम नवाज लाहौर में है तो जहाज़ के झूले कौन ले रहा है? जहाज़ लेकर कौन निकल गया यूरोप? को फैमिली मेंबर है, कोई जानने वाला है, कोई वाकफ है, कोई सियासतदान है, कोई फौजी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कौन निकल गया जहाज़ लेकर यूरोप के टूर पे और वो वहां पे मुख्तलिफ मुल्कों में जहाज़ लेकर फिर रहा है? कौन इतना अय्याश और कौन इतना बड़ा आदमी है जिसके लिए कौम के पैसों से खरीदा हुआ 11 अरब का जहाज़, महंगा जहाज़ जिसके अंदर गोरे पायलट्स हैं, वो लेकर उसको लगा फिरता है यूरोप के अंदर? ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बहुत सारे और केसेस भी हैं, बहुत सारी और चीजें भी, और यही इमरान खान साहब के साथ होता है। वो कहते हैं जी कि कभी ऐसा होता है कि बेंच नहीं होता और कभी ऐसा होता है कि नैब नहीं होता, और अब तो केस ही नहीं लग रहा। 190 मिलियन पाउंड की सजा होती है 17 जनवरी को, अप्रैल में एतराजात खत्म हो जाते हैं, यानी अपील लग जाती है फौरी तौर पर जनवरी में, तो एतराजात खत्म करके 15 मई के लिए केस लगा देते हैं, और उसके बाद 15 मई को सजा मुअत्तली की दरखास्त पर नैब को नोटिस होते हैं। 5 जून को नैब आता है और आके वक्त मांग लेता है। 11 जून को बेंच ही दस्तयाब नहीं होता। 26 जून को नैब कहता है जी कि हमारा नया प्रोसिक्यूटर आ गया, हमें मजीद वक्त दे दें। फिर जनाब ये मामला चला जाता है 26 सितंबर तक, यानी 3 महीने की डेट पड़ जाती है। गर्मियों की छुट्टियां भी मनानी होती है ना जजों ने। तो 26 सितंबर को नैब के प्रोसिक्यूटर कहते हैं जी हमारी सेहत खराब है, मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ रहा। फिर 16 अक्टूबर पे चला जाता है। 16 अक्टूबर को बेंच दस्तयाब नहीं था, बेंच सुप्रीम कोर्ट में एक तकरीब थी, वहां चला गया। फिर 4 नवंबर आ जाता है। 4 नवंबर बुशरा बीबी की जल्द समाअत के लिए एक दरखास्त दायर होती है, ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ केस। अंदाजा करें आप, ये है नाजरीन पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ये कानून और आइन के साथ अदलिया के अंदर इस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है कि जनवरी में जो फैसला हुआ उसकी अभी तक समाअत नहीं हो सकी दोबारा, जो अपील लगाई गई, और बार बार यह भी अपील की गई कि जल्द समाअत की जाए। ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। तोशाखाना के बारे में आप बात कर देना, इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के हवाले से केस चल रहा है। एक चलाया, सजा दी, फारग हुआ। दूसरा चला दिया केस तोशाखाना का, इमरान खान को फिक्स करेंगे। अब तोशाखाना का केस इमरान खान के खिलाफ चलाया जा रहा है, लेकिन अदालत के जरिए से इसका रिकॉर्ड मांगा गया कि इसका पूरा रिकॉर्ड लाया जाए, यानी वो रिकॉर्ड जो 1997 से पहले का रिकॉर्ड है वो भी लेकर आए, जब पीपल्स पार्टी और PMLN और उससे पहले ज़ियाउल हक ये लोग दबा के हुकूमत करते थे, जब ये पूरी दुनिया से तोहफे ले रहे थे पाकिस्तान के लिए। जरा वो भी रिकॉर्ड लेकर आओ। तो आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि वो रिकॉर्ड 1 साल हो गया मिल नहीं रहा। उस रिकॉर्ड के पीछे लोग भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तमाम दफातर चेक कर दिया, हर चीज चेक कर ली, ना वो रिकॉर्ड कहीं पे मिलता है, ना उसका कोई सबूत मिलता है, ना ये पता चलता है वो लेकर कौन चला गया। और ये 1-1.5 साल के अंदर ये सारी कार्रवाई डाली गई। जब लोग पीछे पड़े ना इस बात के कि यार आप इमरान खान को फिक्स कर रहे हैं एक ऐसे मामले में जहां पे उसने पैसे दिए और पैसे देके तोहफा ले लिया, अब वो उसको फेंके, रखे, बेचे, जो मर्जी करे, ये तो कानून में उसके लिए कोई गुंजाइश है ना, उसने कानूनी गुंजाइश ही इस्तेमाल की। कानूनी हैसियत को देखें तो कोई गैर कानूनी काम उसने नहीं किया। लेकिन जब आप 97 से पहले का रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको बहुत अजीबोगरीब किस्म के झटके लगेंगे। वो सारा का सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। कौन किसको बचा रहा है सब जानते हैं, किस तरीके से इस मुल्क में बंदर बांट की गई है सब जानते हैं। तोहफों के नाम पे बाहर से बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में लाई गई और उनके ऊपर ड्यूटी बचाई गई, उनके ऊपर पैसा बचाया गया। इसी दौर के अंदर शरीफ खानदान ने बहुत सारी मिलें लगा ली थी ना, याद होगा आपको, और मनी लॉन्ड्रिंग भी पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़े पैमाने पे हो रही थी। तो फिर अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये रिकॉर्ड कहां गया। पीपल्स पार्टी ने क्या गुल खिलाए, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड गायब हो गया। अभी तक रिकॉर्ड नहीं मिलता, 1 साल हो गया, कोई सुराग नहीं मिल रहा कि रिकॉर्ड गया किधर। इमरान खान को जेल से निकालने के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए थे और इस बात पर मुजामत कर रहे थे, और इस बात पर मुजामत करने का कह रहे थे कि इमरान खान साहब की जेल तब्दील नहीं की जाएगी, यानी जहां पे वो हैं वो वहीं पे रहेंगे। इमरान खान साहब की जेल तब्दील ना की जाए या किसी ऐसी जगह मुंतकिल ना किया जाए जिसमें जेल का स्टेटस नहीं है। तो देखें, जेल का स्टेटस तो मच जेल में भी है, बलूचिस्तान की जेलों में भी है, सिंध की जेलों में भी है, और अगर यहां से इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट उठाकर किसी और सूबे की जेल में ले जाती है, फिर आप क्या करेंगे?
तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इतनी कमजोर हो गई है कि अब इमरान खान साहब को जेल से निकालने की बजाय इस बात पर मुज़ाहमत का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान की जेल तब्दील ना की जाए या स्टेटस तब्दील ना किया जाए। अंदाजा करें आप। और अवाम के अंदर इसी शख्स की मकबूलियत का आलम यह है कि सिर्फ उसकी सालगिरह पर एक ट्रेंड चला और यह एक दफा फिर रिकॉर्ड लग गया है। हैप्पी बर्थडे इमरान खान, ये 6.7 मिलियन बार ट्वीट हुआ है, 6.7 मिलियन टाइम्स। ये अभी कोई सोशल मीडिया के ऊपर लोग बता रहे थे। ये रिकॉर्ड आ जाता है ना, जो लोग सोशल मीडिया एनालिसिस करना जानते हैं उनको पता है कैसे आता है। ये अवामी सपोर्ट है इस आदमी की। इमरान खान की अवामी सपोर्ट बेहतरीन है, लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोग हैं वो बज़ाहिर कमजोर हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इश्तिहारी करार दे दिए गए। उनके जो सीनियर तरीन वजीर है मिना खान अफरीदी, वो भी इश्तिहारी करार दे दिए गए। अमजद अली इश्तिहारी, शफीउल्लाह जान इश्तिहारी और इकबाल अफरीदी भी इश्तिहारी। ये है नाजरीन लुब्बे लुबाब कि एक सूबा जिसकी हालत इतनी खराब है, वफाक उससे दुश्मनी निभा रहा है और उसके अंदर सबको कभी इश्तिहारी करार दे रहे हैं या वो लोग पुलिस को मतलूब है। तो इस तरीके से तो ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते। हाँ, एक चीज और हुई है, इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, हर तरफ रोला पड़ गया है और बहुत ज्यादा दुनिया में वो फैल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इमरान खान के बेटों ने खुलकर अपने वालिद के ऊपर होने वाली चीज़ों के बारे में बताया और ये स्काई न्यूज़ है, अमेरिकन टीवी, और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है इस वक्त, जिस पार्टी की हुकूमत है रिपब्लिकन्स की, वो लोग ज़्यादा इसी किस्म के चैनल्स देखते हैं। तो स्काई न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ये खबरें आने से ये मामला और उठेगा। जो जर्नलिस्ट हैं यल्दा हाकिम, अब इन्होंने ये इंटरव्यू लिया, उसके अलावा इन्होंने कुछ तजिया भी किया। तो यल्दा हाकिम जो है, इनकी 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑडियो वीडियोस बना दी गई। आपको याद है ये किया गया था इमरान खान की बहन नौरीन खानम के साथ, जब उन्होंने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उसके बाद उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से एक वीडियो बनाकर उस इंटरव्यू में शामिल कर दी गई और बाद में उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने और दीगर वज़रा ने और हुकूमती लोगों ने